तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नहीं, इस चैप्टर के फॉर्मूलेस का रिवीजन, ठीक है ना। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के आज हम लोग फॉर्मूलेस का रिवीजन देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलेस के साथ में थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट वेरी वेरी शॉर्ट में बता सकता हूँ, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर ये चैप्टर पढ़ा है, पढ़ कर आए हो, कॉन्सेप्ट माइंड में है क्लियर, तो ही इसके फॉर्मूलेस एज वेल एज इसके आगे के न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे, वरना समझ में आएगा नहीं, सब ऊपर से चला जाएगा। तो ये आप लोग एश्योर कर लेना कि चैप्टर आपको आता है। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दिया था कि ये चैप्टर का फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना, चैप्टर क्लियर करके आना, ठीक है ना। होगा क्या मालूम, अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है, पूरा कॉन्सेप्शुअल बेस से ये चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अगर चैप्टर ही क्लियर नहीं है तो इसके फॉर्मूलेस का रिवीजन आपको क्या समझ में आएगा। रिवीजन जो होता है किसी भी चैप्टर का आधे घंटे का या 45 मिनट का रिवीजन होता है, ठीक है। और जो चैप्टर होता है वो कम से कम 4 से 5 पार्ट में होता है। कोई भी चैप्टर अगर फिजिक्स का क्लास 12 की बात कर रहे हैं, एक घंटे का अगर मिलाएंगे तो 5 से 6 पार्ट में चैप्टर क्लियर होता है। फिर उसके बाद एक रिवीजन शॉट लिया जाता है फॉर्मूलेस का और चैप्टर का, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप में जाके न्यूमेरिकल इसके स्टार्ट करते हैं, तो न्यूमेरिकल बच्चों को समझ में आते हैं। अगर आपका चैप्टर नहीं क्लियर है तो रिवीजन पार्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं क्लियर है तो न्यूमेरिकल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पूरे सीरीज में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। आपको फील होगा कि हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली, लेकिन वो नाम के लिए होगा, एक्चुअल में वो अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको नए टाइप के ही मिलने वाले हैं, कुछ भी पुराना रटा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड में क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने कई बार कहा था इससे पहले भी, अब तो यानी 2022 और 23 से तो पैटर्न इतना ज़्यादा बदल गया है, खासकर फिजिक्स का, कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बहुत घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जो आपके बुक में पीछे है, किसी पर्टिकुलर बुक को कोई आप पकड़ के बैठो, इसका मैं करूँ, मैं इससे करूँ, मैं इससे करूँ, वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे वो फिर एक हर साल की तरह एक नए क्वेश्चन आएंगे। अगर आप PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देखोगे, हर बार आपको कोई बुक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नए नए क्वेश्चन ही रहेंगे, कॉन्सेप्ट उसी पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट बेस पर होगा, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो मेरे पास पक्की ताकत क्या है, मेरे पास ताकत ये है कि यार बोर्ड में नए क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी किसी पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन बार बार लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि बार बार तो नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे पास ताकत क्या है, यार क्वेश्चन नए ज़रूर आ, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो जो चीज़ हमें श्योर है, जो चीज़ हमें श्योर है वो तो वही तो हम पकड़ेंगे पहले, बुक तो बाद में पकड़ेंगे। पहले श्योरिटी क्या है, कॉन्सेप्ट, कि यार वही कॉन्सेप्ट बेस पे है, ये इस कॉन्सेप्ट बेस पर था, ये बायो-सैवर्ट लॉ बेस पर था, या एम्पियर सर्कुलर लॉ बेस पर था क्वेश्चन। तो जो चीज़ मतलब जो श्योर है वो तो क्या पहले पकड़े। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, मतलब जो श्योर है उसको छोड़ के पर्टिकुलर चीज़ें पकड़ लेते हैं कि यार ये चीज़, ये क्वेश्चन कर लें, या इस बुक से क्वेश्चन कर लें, या इस वाली कोई क्वेश्चन सीरीज़ की कोई मार्केट में नई बुक है, चलो उसको पकड़ के चले। तो ये सब बेकार की बातें होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी टाइप से कोई भी बुक हो गई, अगर वही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, तो क्वेश्चन अगर उसी सिलेबस से है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन करने में आप कैपेबल हो गए। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेना, मतलब इसको लाइटली मत लेना, जो मैंने इतनी सारी 3-4 मिनट की बातें बोली हैं। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अप्रोच को बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस अप्रोच से करना है, कौन से अप्रोच से करोगे, बोलिए, कौन से अप्रोच से करेंगे, ठीक है ना। तो ये मान के चले चैप्टर क्लियर है तो ये आगे बढ़ा जाए, वरना चाहे हम रोक दें। बताइए लेक्चर क्लियर है आपका, चलो मेजोरिटी मिल गई क्लियर, ठीक चलो अच्छा ठीक है। बायो-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है, देखो अच्छा, एक हमारा EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक था इससे पहले जो हमने पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये इस चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। और दूसरा जो था EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसी का अपोजिट चीज़ें पढ़ी, इसी का अपोजिट कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट दौड़ रहा है, इंड्यूस हो रहा है करंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं तो हमारा अप्रोच वेरी क्लियर है कि करंट एक वायर है, अब वो वायर में है, वो लूप में है,
वो किसी भी तरीके से में है, बट उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये एक निचोड़ हो गया, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। करेक्ट। सो बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि कोई एक कंडक्टिंग वायर है, ऐसा एक रफली हमने बना दिया कंडक्टिंग वायर, किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पे हमें इस वायर से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस में जाकर हमें देखना है यहाँ पर ये वायर, दिस इज़ नॉट वायर, ओके, ये वायर नहीं, ये डिस्टेंस लिया हमने, इसको डैश डैश करके बना सकता हूँ, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये वायरलेस है, यहाँ पर ये पॉइंट वायरलेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पी एक कोई पॉइंट है किसी पर्टिकुलर वायर के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है तो भाई ये डेरिवेशन तो मैं नहीं सिखाने जा रहा हूँ ना, पूरा चैप्टर ही हो जाएगा फिर, तो फायदा क्या। तो हम तो फॉर्मूले बता रहे हैं। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई, म्यू नॉट हो गया परमेबिलिटी, क्या हो गया परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का वैल्यू क्या होती है बोलो, 10⁻⁷ म्यू की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये फ्री स्पेस के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्सिलॉन नॉट देते हैं। अपॉन 4 पाई से वापस 4 पाई क्यों डाला, 4 पाई कट नहीं जाएगा, कट जाए तो कट जाए भाई, अगर ये तो म्यू नॉट है, अगर म्यू नॉट ना होता तो ये 4 पाई थोड़ी ना, तो कुछ और वैल्यू होती, ये तो म्यू नॉट था इसलिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। म्यू नॉट ना होता कोई और मीडियम होता तो कुछ और ही वैल्यू होती। चलो अच्छी बात। आई डी एल मतलब लेंथ का छोटा सा टुकड़ा, ये वायर का छोटा सा टुकड़ा, छोटे से टुकड़े की वजह से, छोटे से टुकड़े की वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट दिखा के, क्या दिखा के, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट जो रहेगा वो डी एल इंटू आर के लिए रहेगा, आई बाहर निकाल लो। फिर देखो ये तो लूप एक, ये तो वायर था एक, ओके, ये बायो सेवर्ट लॉ से हमने निकाल लिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, ये सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एक कोई वायर है जो कि सर्कुलर लूप में है, उसके सेंटर पे हमें निकालना है। कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा बी इज इक्वल टू एन इंटू म्यू नॉट इंटू एल बाई 2r, ठीक है, एल नहीं भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, एन म्यू नॉट इंटू आई पाई 2r, ठीक है। एन क्या है, एन ये है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर 1 टन है तो आप एन में 1 ही लिखोगे तो म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा। आई है करंट जो कैरी कर रहे हैं लोग, म्यू नॉट बता चुके हैं, 2r, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, यह लूप का रेडियस है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें पता करना है, हमें कहाँ पता करना है, यहाँ पे पता, यहाँ पे पता करना है इस पर्टिकुलर वायर की वजह से। तो ये जो डिस्टेंस है यही क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर, ओके। तो स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर भी लिख सकते हो क्योंकि रेडियस की बात हो रही है, क्योंकि रेडियस की बात हो रही है तो कैपिटल आर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। स्मॉल आर तो कोई भी डिस्टेंस हो गया, बट कैपिटल आर इज फॉर रेडियस, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया कोई एक रैंडमली एक सिंगल वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है वो इसका फॉर्मूला है। अगर वही सर्कुलर लूप में है तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसका ये फॉर्मूला आप डालोगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, अगर कोई वायर के जस्ट वायर का एक आर्क है, कंडक्टर का एक आर्क ऐसा दिया हुआ है, फिर नॉट फुल सर्कल, तब किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पी बना दें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस आर्क, ड्यू टू दिस आर्क, देन B is equal to mu naught into y by 4 pi r into theta. Theta is your angle of this arc, करेक्ट। चलो कैसे आया, क्यों आया, ये तो यार चैप्टर में समझा ही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, अगर कोई इनफाइनाइट वायर के लिए नहीं दिया इसमें, एक और फॉर्मूला है इनफाइनाइट वायर के लिए जहाँ पे आप sin 90 डालोगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, फाइनाइट हम लिख दें यहाँ पर, क्या लिख दें, फ्रॉम बोथ एंड, फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से फिक्स है, कोई पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक है।
तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई आर, 4 पाई आर, ठीक है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, परमेबिलिटी है, इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। देखो हमें इस वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर ये चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आर जो डिस्टेंस लोगे फिर परपेंडिकुलर ले लेना। अगर पी यहाँ पर है तो यहाँ से ऐसे ले लो, अगर तुम्हें यहाँ पता करना है तो लाइन ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो, आप क्या करोगे, यहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लोगे, एक एंड इधर जोड़ोगे, एक एंड ऐसे जोड़ोगे, एक एंगल ये मिलेगा, एक एंगल ये मिलेगा, समझ गए। तो हमें पी पॉइंट पे चाहिए था, ठीक है, ऐसे समझ लो यार तुम अगर कंफ्यूज ना हो तो। देखो हमें ये पी पॉइंट पे चाहिए था, ठीक है ना, पी पॉइंट पे चाहिए। हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर लेंगे, इस पी पॉइंट में इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइट वायर है, तो अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे आर, बस वहीं से मार दिया आर, एक एंगल इधर से लेंगे, मतलब एक लाइन खींचेंगे एक एंड से और दूसरी लाइन खींचेंगे एक एंड से, एक एंगल फाई 1 हो गया, फाई 1 ले लो, थीटा 1 ले लो, एक एंगल फाई 2 हो गया, ठीक है ना, ऐसे। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे सेंटर पे है, वो आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 इन ब्रैकेट आपको करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू फाइनाइट वायर। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, देखो क्या है, यहाँ पर हमने वायर कौन सा लिया है, एक ये इन जनरल लिया है फिलहाल, तो चलो हमने बोल दिया चलो फाइनाइट फ्रॉम बोथ एंड ले लिया, मैंने इसी का स्पेशल केस एक्चुअली बना दिया था, ये एक एक्चुअली जनरल फार्मूला था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। तो इसको मैंने फाइनाइट एक स्पेशल केस बना दिया था जहाँ पर दोनों क्या है वायर, दोनों एंड हमें मालूम है, दोनों एंड हमें मालूम, ये जनरल फार्मूला एक्चुअली में, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, हमने इसका एक स्पेशल केस क्या बनाया, यहाँ पे दोनों एंड हमें मालूम है। और क्या बन सकते हैं, और क्या बन सकते हैं, व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट वेरी लॉन्ग एंड डिस्टेंस आर इज वेरी स्मॉल देन इफ पाई लाइज नियर वन एंड, अगर पी लाइज नियर वन एंड देन फाई 1 विल बी 90 एंड फाई 2 विल बी 0। देखो एक तो ये केस हो गया कि यहाँ पर एक एंड हमें मालूम है, यहाँ का एक एंड मालूम है। दूसरा केस क्या मालूम है, दूसरा केस हम ये कह सकते हैं कि हमें ये एंड तो पता है लेकिन यार ये वाला पता ही नहीं है, ये तो इन्फिनाइट जा रहा है, ये वायर इन्फिनाइट जा रहा है, ये वायर इन्फिनाइट जा रहा है, स्टार्ट हुआ इन्फिनाइट जा रहा है, और हमें इस परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर कोई पॉइंट हमने लिया पी, कहाँ से, वन एंड से पी लिया, ठीक है, और इस पी पर हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इस पी पर, इस पॉइंट पर, कहाँ से, एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ले लिया, दैट इज आर, और दूसरा वाला हमें नहीं मालूम है, ठीक है, दूसरा वाला हमें नहीं मालूम, तब फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो बी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, 4 पाई आर, ठीक है। अब देखो एक तो साइन 0 डिग्री हो जाए, क्यों, क्योंकि भाई एक तरफ एंगल ये, दूसरी तरफ तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, इस लाइन के ऊपर ही जस्ट है, मतलब पैरेलल ही हो गया ना एक तरीके से, मतलब 0 डिग्री हो ना, कुछ ऐसे फैला ही नहीं, एंगल फैला ही नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही हो गया एक तरीके से। तो एक तो क्या साइन 0 डिग्री, भाई ये जनरल फॉर्मूले हमने डाला साइन 0 डिग्री। अच्छा दूसरा जो साइन इन्फिनाइट होता है, जैसे यहाँ पर देखो वायर बड़ा है और तुमने फैलाया, एंगल तो ऑफ है और सर वायर बड़ा है और बड़ा है और बड़ा है, सर बहुत आगे देखो एंगल बड़ा होता है यहाँ बहुत आगे, तो कितना हो गया 89.99999999 हो जाएगा, बहुत आगे, मतलब इन्फिनाइट है, तो पैरेलल जैसा बन जाएगा, एंगल तुम ढूंढते रह जाओगे, एंगल तुम ढूंढते, कनेक्टिविटी वो मिल ही नहीं रहा, एंडिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ये देखो, और ये जो है ये 90 नहीं हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये एंगल देखा जाता है, ओके। सो साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 0 होगा, साइन 90 1 होगा, तो ये मल्टीप्लाई में ना, ये पूरा एंगल का ये क्या है, मल्टीप्लाई में इस फॉर्मूले से, इससे ये मल्टीप्लाई है ना, ये हटाई तो 0 है, छोड़ दो, प्लस है ना, हटा दो, साइन 90 1, तो कुल मिला के बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई आर, फॉर विच केस इफ वन एंड तो तुम्हें फाइनाइट है, अदर एंड इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। एक तो अगर दोनों ही इनफाइनाइट हो, इधर भी तो यहाँ पर क्या होगा साइन 90 साइन 90, तो ये 1 प्लस 1 2 से 2 रिड्यूस होगा, 2 पाई आर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना आंसर, 2 से 4 का रिड्यूस होगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा, फॉर बोथ एंड इनफाइनाइट, ठीक है। चलो तो यही लिखा है, इफ पाई पी, क्या बोल रहे हैं बार बार,
नींद उतरी नहीं मेरी लग रहा है। इफ P lies near center then phi1 will be 90 as well as phi2 थीटा 1 या थीटा 2 कह लो। वही बात है कि यहाँ पर भी इन्फिनाइट है, फिर यहाँ पर भी इन्फिनाइट है। हमने क्या किया, P कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है, ये R हो गया, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, वो एंड ढूंढते ही रह गया, वो एंड है ना, ढूंढते ही रह गया, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी वाला एंड ढूंढे 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 4 रेडियो के नीचे 2 आ जाएगा, B = 2 μ0I/2πr हो जाएगा। तो ये सारी फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले का तो बहुत बड़ा खेल है। फॉर्मूले तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है, पता है, फॉर्मूला बता देता है कि R से B का क्या रिलेशन है, इन्वर्स है। जितनी तुम दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। अब B और I का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने वाली। तो फॉर्मूले से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और सीक्वेंस में भी ईजी होता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। जैसे कि आपने कोई एक सर्कुलर लूप लिया, उसका करंट का डायरेक्शन का तो खेल है यार, बहुत डायरेक्शन का बहुत खेल है। देखो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अगर इस चैप्टर में डायरेक्शन की बात करें तो दो कॉन्सेप्ट का डायरेक्शन आ रहा है। एक तो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, चलो पहले करंट लेना है, करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये दो डायरेक्शन हो रहा है। दूसरा वाला अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स। फिलहाल इस चैप्टर में दो एक कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। किसी दिन डायरेक्शन पर अलग से लेक्चर ले लेंगे, क्योंकि इंडक्शन करंट आएगा तो फिर उसकी कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें मिल रही हैं हमें। अगर करंट और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बातें हो रही हैं, करंट और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बातें हो रही, तो एक काम करेंगे हम लोग, राइट हैंड, अब चाहो तो स्क्रू ड्राइवर भी रूल ले सकते हो, राइट हैंड वाला भी ले सकते हो। राइट हैंड थंब रूल ले लेना, राइट हैंड, जैसे कि करंट है, ओके, थंब बताएगा तुम्हारा करंट, ठीक है, और जो कर्न फिंगर है बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड। कर्न फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब ये इधर इनसाइड और वायर के ये साइड देखो, ये है करंट, ऐसे जा रहा है करंट, थंब ऐसे लिया, राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड। तो जो लेफ्टी है वो थोड़ा ध्यान से, तो ये ऐसे गए अंदर और ये बाहर, ठीक है ना। तो ये साइड इनसाइड, ये साइड आउटसाइड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बाद फोर्स का भी इंट्रोडक्शन आ गया, तो यहाँ पे दो चीज़ें लगती है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा दो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इसको डिस्क्राइब करो उसके डायरेक्शन को। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से तुम्हें डिस्क्राइब करके बुक में वही दिया होता है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ वो तो भाई तुम्हारा राइट हैंड वाला ही है। राइट हैंड पाम रूल ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इजीली चीज़ें मतलब डायरेक्शन पता चल जाता है। लेकिन बुक में क्योंकि ये रूल दिया हुआ है तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो याद रखो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, अगर फोर्स का इंट्रोडक्शन आया तो, अगर फोर्स भी आ गया तो, फॉर्मूले में फोर्स भी आ गया तो, अदरवाइज सिर्फ करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो यार ये वाला काफ़ी है, और बोला ऐसे वाला काफ़ी है। लेकिन अगर फोर्स भी आ गया तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में ये डालो, ये वाला थंब आपका फोर्स हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये आपका करंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर करंट इधर है तो फोर्स उधर लगेगा, किससे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, लेफ्ट है ना। लेकिन पाम रूल करेंगे राइट हैंड। पाम रूल क्या कह रहा है, हमारा थंब हो गया करंट भाई, करंट किधर, चलो अब इसे देखते हैं। करंट हम कहाँ दिखा रहे थे, इधर दिखा रहे थे, तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखा रहे थे, इधर देखो फोर्स आगे आया कि नहीं आया, ऊपर आया कि नहीं, जहाँ थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें वहाँ ऊपर आ जाएगा फोर्स, है ना। करंट किधर हमने बताया, चलो करंट हमने बताया इधर, ये करंट जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड उधर है, वो साइड है, तो फोर्स ऊपर आएगा। तो जिस हिसाब से उधर थोड़ा सा हाथ तो ट्विस्ट दोनों में ही करना पड़ेगा, चाहे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हो चाहे वो राइट हैंड पाम रूल हो, ठीक है। तो जो तुम्हारा पाम दिखेगा वो तुम्हारा फोर्स है, ठीक है ना, तो ज़्यादा ईजी लगता है। तो ठीक है, ये दो इस पार्ट में, इस चैप्टर में ये दो चीज़ याद रखना। अगर ये आ रहे हैं करंट और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो यार इसी से काम चला लो, राइट हैंड थंब रूल से, कर्व वाली फिंगर से काम चला लो।
और अगर फोर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स भी आ गया, तीनों चीज़ें, करंट भी, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर आप पाम रूल वाला ले लो। तो बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि एट ए टाइम एक पेज में सारी चीज़ें नहीं होती, कभी हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं टाइम पीरियड में, कभी कुछ और पढ़ रहे होते हैं। तो बच्चे एक तो चीज़ों को एक पेज में करना सीखो, ठीक है। मैं एक लेक्चर लूँगा जहाँ पर एमआई का भी मैं रूल बता दूँगा एक ही पेज में कि यार इसके लिए डायरेक्शन, इसके लिए ऐसे लेना है। अगर एमआई आया, एमआई आया, इंड्यूस करंट आया, फिर वापस नए डायरेक्शन से आ गए, तो उसके लिए कैसे लेना उसका मैं एक लेक्चर बना दूँगा। तो एक पेज में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो पूरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी एक ही बार में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर था कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है लूप में, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पता करनी है, राइट पोल पता करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला के B इज इक्वल टू एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट आई फॉर करंट, आर स्क्वायर द कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर इज योर रेडियस ऑफ दिस लूप अपॉन आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर इज फॉर रेडियस प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स बनाना सीखो यार, कम से कम एक्स बनाना सीखो, ऐसे एक्स बनाओ, ठीक है ना। तो एक्स है इस लूप के सेंटर से, और जहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो एक्सिस का मतलब ही यही हो रहा है ना। एक्सिस का मतलब क्या हो रहा है, ऐसे मतलब वो सेंटर से ही डिस्टेंस ले रहा है। एक्सिस का मतलब ही यही हो रहा है, सेंटर से हमें डिस्टेंस देना है ना, एक्सिस का मतलब ही यही हो रहा है। तो ये फॉर्मूला लगा देना, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, अगर यही चीज़ इधर है अपोजिट, तो विच मतलब वही तुम्हें देखना ना कि किस हिसाब से ले हम इसे। फिर भाई आपको राइट साइड में देखा तो यह आ रहा है, अगर यही आप इधर होता, भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड किस हिसाब से हो रही है, कहाँ पर कैसे हो रही है। देखो साउथ और नॉर्थ पोल कहाँ बन रहा है, पहले देखो यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए मैंने क्या बताया था, अगर ये इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है, इधर से नहीं, हम क्लॉकवाइज कहाँ देख रहे हैं, ये साइड से देख रहे हैं। ये साइड के लिए तो एंटी क्लॉक, एक मिनट, ये साइड से क्लॉकवाइज है, ये साइड से क्लॉकवाइज दिख रहा है। कोई सर्कुलर चीज़ है, देखो ये है आपका लूप, ठीक है। अब देखो करंट कैसे चल रहा है, मान लिया करंट ऐसे चल रहा है, मान लो, चलो एक मिनट के लिए, करंट ऐसे चल रहा है, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जहाँ से तुम एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें कौन सा पोल दिखाई देगा, नॉर्थ पोल दिखाई देगा, है ना, एंटी क्लॉक के लिए। और यही चीज़ इधर से देखोगे तुम्हें क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे उंगली घुमा, यहीं से तुम इस साइड से देखोगे तुम्हें क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ये देखो, है ना, ये साइड मतलब फिंगर तुम वैसे ही घुमा रहे हो, ये साइड से तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा और ये साइड से तुम्हें क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। तो विच डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ए टुवर्ड द लूप इफ करंट इन इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द लूप द करंट इन इट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन आप इसी हिसाब से देखना पड़ेगा, कैसे, विच इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड द लूप इफ करंट इन इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर तुम ऐसे ले लो और करंट तुमने कैसे लिया है, यहाँ के लिए, अब ये देखो यहाँ के लिए क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉक, देखो यहाँ से मैंने एंटी क्लॉक लिया, एंटी क्लॉक वाइज आ रहा था, तो यहाँ से भी क्लॉक वाइज दिख रहा है, यहाँ से भी क्लॉक वाइज दिख रहा है वही चीज़, ठीक है। तो अब डायरेक्शन कैसे दिखेगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, जिस हिसाब से जिसका लूप रहेगा उस हिसाब से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड ग्रिप रूल और राइट हैंड पाम रूल विल स्टेट दैट इफ वी होल्ड अ करंट आई कैरिंग वायर राइट हैंड सच दैट द थंब point in the direction of the current, then the current finger around it is the direction of magnetic field around it. एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, अभी हमने पढ़ा क्या, बायो सैवर्ट लॉ के बेस पे सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़िए एम्पियर सर्कुलर, इन्होंने क्या बताया, इसका भी यही मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इन्हें वही कहानी है। It states that the line integral of magnetic field intensity over a closed loop is mu times the total current। कितना इजी बता दिया, थ्रेडिंग दी लूप। जैसे कि आपका एक करंट कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना, करंट यहाँ पे फिलहाल अपर डायरेक्शन में है, तुम क्या करोगे, अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो वहीं
चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, देखो ये करंट है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये देखो ना कर ले करोगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। तो हमें एक इमेजिनरी लूप लेना पड़ेगा, इसे इमेजिनरी लूप ले लिया हमने, और इस लूप में मतलब ऐसे ऐसे लूप ले लिया, ये करंट कंडक्टिंग वायर है और ये लूप ले लिया, ऐसे इमेजिनरी लूप ले लिया। और किसी पॉइंट पर हमें क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। जैसे इस पॉइंट पी पर हमें क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। तो क्या करोगे, बी को इंटीग्रेशन लोगे डीएल के टर्म में, लेंथ के टर्म में, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, मतलब बी को हम इंटीग्रेट करेंगे लेंथ के टर्म में। लेंथ क्या हो जाएगी, ये जो ये नहीं, ये लेंथ ये लेना पड़ेगा आपको, ये जो लूप बनाए ना, ये छोटा सा जो टुकड़ा है ना, जो लूप हमने बनाया, लूप का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो आपके डी एल है, ठीक है ना। इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई। आई इज वॉट यू नो, इनसाइड ओनली, इनसाइड करंट, हाँ इनसाइड ओनली, एंड नेट ओनली, एंड ओनली नेट। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। जो आई लेंगे 10 एम्पेयर ले रहे हैं, मतलब 10 एम्पेयर है, बाहर 20 एम्पेयर है, बाहर का छोड़ो यार, हमने लूप जितना लिया है, लूप के अंदर जितना भी करंट है वही लेंगे हम लोग, आई इनसाइड। एज वेल एज नेट। नेट से मतलब क्या है कि बाई चांस जहाँ पर आपका एक लूप है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दो वायर हैं, दोनों सेम डायरेक्शन पे, 10 एम्पेयर, ये 15 एम्पेयर समझो, और आपने लूप ऐसे ले लिया है, लूप मतलब दोनों जो वायर हैं इस लूप के अंडर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे लूप ले लिया। तब आप करंट कितना लोगे, 10 + 15 25 लोगे, सेम डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन में करंट मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो 15 - 10 5 एम्पेयर ही लेते हैं। अगर यही दो वायर होते और अपोजिट डायरेक्शन पे होते तो 15 ऊपर 10 नीचे, तो 5 एम्पेयर ही रहते हैं। तो इनसाइड मतलब अंदर वाले करंट लेना है, नेट मतलब अगर सेम डायरेक्शन पे है तो ऐड करके लिख दो, ओवरऑल मैग्नीट्यूड लिख दो, नहीं तो माइनस करके लिख दो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये हो गया ना, ठीक है, ऐसे पार्टीशन कर दिया करो, अच्छा लगता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा B = म्यू नॉट इंटू एन। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सॉलिनॉइड इंटू आई, तो ये हो जाएगा सेंटर के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं किसके लिए, सेंटर ऑफ द, नियर द सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड, नियर द सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड, ये फॉर्मूला, ये वाला B = म्यू नॉट एन आई। और ये अगर एंड में देखना है हमें कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहाँ पर बताओ एंड में, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे एंड के लिए, सॉलिनॉइड के एंड के लिए, क्या, हाफ म्यू नॉट एन इंटू आई। ओके, नेक्स्ट फोर्स का देखो आगे इंट्रोडक्शन। अब राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं हम लोग, दिस फिंगर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस थंब इज फॉर करंट एंड दिस थप्पड़ इज फॉर फोर्स। सो क्यू वी बी साइन थीटा हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, क्यू दैट इज टोटल चार्ज है, वी यूज फॉर वेलोसिटी। तो फोर्स मालूम है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, पेंसिल लगा करा है कि नहीं है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक मोशन पे कोई चार्जेस गया तो वो एक फोर्स फील करेगा अपने अंदर। क्या फील करेगा, एक फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है। ये डायग्राम बनाए नहीं आप लोग ने, थे, ठीक है। तो कोई एक चार्ज गया v वेलोसिटी से, v के लिए वेलोसिटी ऐसे बनाओ, v वेलोसिटी के लिए कोई चार्ज गया अंदर मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज है, चैप्टर नाम ही है मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, तो एक फोर्स फील करेगा। वो फोर्स क्या होगा, किसके बराबर हो, कि वी बी साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा है, किसके बीच में वेक्टर, क्या है वेक्टर, कोई दो वेक्टर्स हैं क्या, तो v × b के बीच में वेक्टर्स है, v × b, तो v × b ही डायरेक्शन बताएंगे आपको, साइन थीटा, क्रॉस हटा के मैं साइन थीटा लगा दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, किसका एंगल है 90 डिग्री का, तो मैक्सिमम क्या लगने वाली है, फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। साइन 90 मैक्सिमम होता है ना,
साइन 90 क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिलहाल देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड थी और ये तुम्हारा वी गया 90 डिग्री तो हुआ मेरे भाई। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये इनसाइड है और ये वी तुम्हारा गया 90 ही हुआ। ऐसे गया तो भी 90 हुआ, ऐसे गया तो भी 90 हुआ। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती मैग्नेटिक फील्ड और फिर ऐसे जाता तब थोड़ा अलग एंगल बन जाता है ना। लेकिन ये तो अंदर है। हाँ, अगर ऐसे जा रहा होता, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, अगर ऐसे जा रहा होता, ऐसे देखो ऐसे, तब ये तुम्हारा अलग एंगल बन जाता। लेकिन फिलहाल ऐसे करो, तुम ऐसे करो, है ना, रेडियली परपेंडिकुलर हो रहा है ना, एक तरीके से देख सकते हैं। तो क्यू भी साइन थीटा होगा फोर्स वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी से हमें क्या पता है? डायरेक्शन वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी जब लोगे, वी क्रॉस बी, तो वी और बी से तुम क्या लो? स्क्रू वाला एक रूल ले लो, उसके अंदर जो फोर्स होगा वो किस तरफ लगेगा? वी क्रॉस बी से। तो ऐसे गया, ऐसे ये वी क्रॉस बी में आप क्लॉकवाइज घुमाओ, बी से बी ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो जब स्क्रू घुमाओगे तो अंदर ही जाएगा इनसाइड, ठीक है। तो अच्छा, अगर यहाँ पर डायरेक्शन देख लो फोर्स की, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज है तुम्हारा ऐसे है, तो फोर्स कहाँ लगी? ऐसे लगी। अगर इसके हिसाब से कैसे लग रही है? देखो, ये तुम्हारा वी हुआ, थंब मेरा चार्ज हुआ ना, थंब करंट वी वेलोसिटी, करंट ले लो, क्यू ले लो भाई, क्यू तो वेलोसिटी से जा रहा है तो ये ले लिया हमने क्यू मतलब करंट, ऐसे लिया। मैग्नेटिक फील्ड फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। ऐसे नहीं कर सकते बात, क्योंकि ऐसे में फोर्स तुम्हारा उधर चला जाएगा, सॉरी करंट उधर चला जाएगा, वेलोसिटी उधर चली, ऐसे ही करना पड़ेगा ऐसे। तो इस डायरेक्ट के मतलब से फोर्स अपवर्ड लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ एफ, चली जाए घर में अगर जाना चाहे तो डायरेक्शन ऑफ एफ कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल ले लो या राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड पाम रूल, दोनों तरीके से ले सकते हो आप। लेफ्ट हैंड भी लेकिन याद रखो, क्योंकि एग्जाम में कभी कोई बोलता है कि एक्सप्लेन करो उसका डायरेक्शन, ठीक है, ये बता चुके हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रेडियस ऑफ दी पाथ अगर हमें निकालना है, देखो होता क्या है कि आपने ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ, उसके बाद ये पार्ट समझ में आएगा। पार्टीशन कर दो, दिक्कत है कोई? ठीक है, तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई एक क्यू चार्ज किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से अंदर गया, ओके, अंदर गया, तो क्या होगा? ये इस पर एक फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। तो अब फोर्स तो देख लेते हैं यार क्या है। चलो, ये ऐसे या ऐसे, इधर ऐसे कर, ऐसे फोर्स लग रहा है, यानी कि ये है ना घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, है ना। अब घूम जाएगा क्योंकि उसको कंटिन्यू फोर्स लग ही रहा है, उस पर कंटिन्यू फोर्स लग ही रहा है ना। अबे और भी मैग्नेटिक फील्ड है, या तो यहाँ अगर यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर निकल आएगा, नहीं तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू है आगे तक के तो ये ऐसे ऐसे करके हो सकता है अंदर घूम जाए, हो सकता हो बाहर निकल आए। तो ये डिपेंड करेगा कि अंदर ही फंसा रहेगी या बाहर निकल आया, ये फिर डिपेंड करेगा कि उसका मास क्या है, क्या वेलोसिटी है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस पर पूरी चीज़ें डिपेंड करेंगी, ठीक है ना भाई। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कितना फोर्स लग रहा है? क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। अगर साइन थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है, ये केस 90 डिग्री के लिए है, क्योंकि अगर 90 डिग्री ना हो तो वो तो बाहर निकल ही आएगा। फिर अगर 90 डिग्री है तो ये अंदर गोल घूमेगा, अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो फिर बाहर ही निकल आएगा, आगे जाके बाहर निकल, कितनी बड़ी कितना मैग्नेटिक फील्ड फैली हो, आगे जाके बाहर निकल नहीं निकलना। लेकिन अगर साइन 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये गोल घुमाएगा। अब हो सकता है गोल घूम के बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड ओवर हो गई
बाहर निकल आए। हो सकता हो कि वो जैसे यहाँ पर एक ऐसे ले लें क्यूब, ठीक है, हो सकता हो वो ऐसे करके अंदर अंदर गोल गोल घूमता रहे, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस वेलोसिटी से गया है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। क्यों घूमेगा, देखो जैसे ये जाएगा इधर, इसने ऊपर खींचा फोर्स ने अपवर्ड की तरफ, फिर ऐसे आया यहाँ पर पॉइंट आया, तो ये ऐसे ऐसे ही हो रहा है ना। इसके अपवर्ड, भाई ये क्यों है, जैसे क्यों अंदर गया, फोर्स कहाँ लग रहा, ऊपर लग रहा था ना, ऐसे खींच लिया तो ये थोड़ा घूमा, खींचने की वजह से थोड़ा घूमा, तो ये ऐसे रेडियल हो रहा है ना एक्चुअली में, ऐसे फोर्स ऐसे अपने चारों तरफ ऐसे ये क्यू से अपवर्ड लो, ये क्यू यहाँ पहुँचा तो इसका अपवर्ड क्या होगा, फिर इधर हो जाएगा इसका अपवर्ड, समझ गए ना। इस तरह गोल गोल घूमता रहेगा, तो वो उसके क्या रेडियस बन जाएगा या क्या उससे वेलोसिटी में रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग फॉर्मूले में देख लेते हैं। तो आर क्या हो जाएगा, एम वी बाई बी क्यू। तो भाई ये हो जाएगा तुम्हारा आर, रेडियस ऑफ दी पाथ, अगर गोल गोल घूम रहा है तो, ठीक है। क्या वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी के लिए आप देख सकते हो v इज इक्वल टू बी क्यू आर अपॉन एम, मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन या चार्जेस, ठीक है। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, इसके लिए देखो एक शीट हम भी हम और आपको दे रहे हैं, तब ज़्यादा अच्छा समझेगा। देखो जैसे कोई चार्जेस अंदर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर गया तो क्या होगा, गोल गोल घूमने लगेगा। हो सकता है बाहर भी आ जाए अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उतनी, ठीक है। तो डिपेंड करता है बाकी सिचुएशन पर, किस वेलोसिटी से गया है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अगर अंदर ही फंस गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी थी, अंदर ही फंस गया है, ठीक, गोल गोल घूमने लगेगा। अब इस पर ये दो फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगेगा। ये जो चार्ज है क्यू, ये दो फोर्सेस को एक्सपीरियंस करने लगेगा। कौन से दो फोर्स, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जो लग रहा है, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जब कोई चीज़ गोल घूमती है, सर्कुलर मोशन होता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग जाता है, सेंट्रीपिटल, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल भी होता है लेकिन यहाँ पर सेंट्रीपिटल ले रहे हैं। तो ये जो फोर्स लगा रहा है ये एक्चुअली में सेंट्रीपिटल भी है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है ना। यानी ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो गोल गोल घूमने लगेगा। अगर सेंट्रीपिटल मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं है तो बाहर चला जाएगा, तो ये गोल गोल घूमने लगेगा। कब, जब सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बराबर हो जाए। तो ये हमने लिख दिया, फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर हो गए। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला की वी बी। तो एम वी स्क्वायर था तो एक वी से एक वी कट गया, तो क्या बचा, एम वी बाई आर क्यू बी बचा। यानी यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला निकाल लो, एम वी नीचे रेसिप्रोकल मार लो या फिर आर को इधर भेजो, क्यू बी इधर भेज दो, तो आर इज इक्वल एम वी बाई क्यू बी आ जाएगा, बी क्यू आ जाएगा, क्यू बी, चलो क्यू बी ले लो, ठीक है ना। इसी तरह वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, यहीं से वेलोसिटी के टर्म में लिख दोगे, एम आर को उधर भेज दोगे, आर मल्टीप्लाई एम नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वी एम फॉर मास जो भी चार्जेस है हमारा, बी क्यू आर बाई एम हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू पाई आर बाई वी, यही तो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, ठीक है ना। और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला उसी का रेसिप्रोकल है ना, टू पाई आर बाई वी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब टू पाई आर, पूरा सर्कमफ्रेंस टू पाई आर। ये पॉइंटिंग यहाँ देख लो, ये टू पाई आर है, या खड़े होकर उधर मोबाइल पे देख लो, ठीक है ना, स्टैंड अप, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस कितना, टू पाई आर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इधर लेगा, वेलोसिटी इधर लेगा, टू पाई आर बाई वी। वी हमने निकाला था बी क्यू आर बाई एम, तो बी क्यू आर बाई एम लग दिया, आर कट गया, एम ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टू पाई एम बाई बी क्यू टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। और यही फ्रिक्वेंसी होता है तो दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी मतलब होता है 1/t, तो टी को रेसिप्रोकल किया फ्रिक्वेंसी के लिए, तो ये भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस सिंबल इज फॉर फ्रिक्वेंसी, ओके, दिस वी इज नॉट वेलोसिटी, दिस फॉर फ्रिक्वेंसी, दैट इज 1/t इज इक्वल टू बी क्यू बाई टू पाई एम। इसी को रेसिप्रोकल कर लेना। तो टाइम पीरियड को फ्रिक्वेंसी का एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका आ गया, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई एफ। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये वी, दिस इज एफ, हाँ फ्रिक्वेंसी है ये, ऐसे करके ऐसे कर लो, इसको सिंबल ऐसे कर लो, टू पाई एफ।
तो 2 पाई रखो, एफ फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या है, पूरा पूरा मार दो फॉर्मूला यार, टू बी क्यू 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई गया बी क्यू बाई एम, तो ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई। फिर बाद में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे आप, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर डालोगे, ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जगह वेलोसिटी का फॉर्मूला डालना, डी क्यू आर बाई एम का होल स्क्वायर, एक एम से एम ऊपर कट जाएगा, बी का क्यू का स्क्वायर आर का स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर, आर इज फॉर रेडियस, क्यू फॉर चार्जेस, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड अपॉन एम इज द मास ऑफ द चार्जेस, ठीक है ना। तो ये कब होगा, इफ़ वी कॉस थीटा अलॉन्ग द फील्ड एंड वी साइन थीटा परपेंडिकुलर द फील्ड एज शोन, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए वी साइन थीटा, दो कंपोनेंट होंगे, वी साइन थीटा फिर लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर, अच्छा एक और सिचुएशन यहाँ दी गई है, इफ़ चार्ज इंटर एट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एट एन एंगल, अगर अदर देन परपेंडिकुलर है, सुन लो, ये तो केस था किसके लिए, ये केस किसके लिए था, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वी में क्या हो, परपेंडिकुलर रिलेशन, क्या हो, परपेंडिकुलर रिलेशन, ठीक है। ये मैंने बता दिया ना, के वाला फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर से बता दिया डायरेक्ट मोबाइल से दिखा के, ठीक है। ओके, देखो अगर परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो हो गया अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर नहीं, किसी पर्टिकुलर एंगल से है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ना बनाए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बनाओगे तो वी को हम 3D में कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ से देखो कोई पॉजिटिव चार्ज किसी एंगल से गया है, चलो ये एंगल ले लिया मैंने, ओके, किसी एंगल से गया है मैग्नेटिक फील्ड में। अब क्या होगा भाई, ये गोल घूमने वाली कहानी किसके लिए है, जो फोर्स जब लगेगा तो अगर पूरा ही गोल घूम जाएगा, पूरा सर्कुलर हो जाएगा, ये तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और वी में क्या हो, परपेंडिकुलर, यहाँ भी ये मैग्नेटिक फील्ड है समझो तुम्हारी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, ओके, ये तुम्हारा क्या है, वी गया, ओके। तो अब इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो साइन 90 वाला ही, मतलब साइन थीटा वाला ही कंपोनेंट लेना पड़ेगा, दैट इज 90 डिग्री वाला। इसके दो कंपोनेंट यहाँ बनेंगे, ये ऐसे, ठीक है, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वी साइन थीटा अगर हम इससे लें बी से, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये है और वी साइन थीटा ये, तो इनमें 90 डिग्री हो रहा है, हो रहा है ना 90 डिग्री, वी साइन थीटा से अगर देखें तो अब ये 90 वी साइन थीटा मतलब ही हुआ ना कि इससे हमने 90 डिग्री वाला ले लिया कंपोनेंट 90, अब ये गोल घूमने लगेगा, वी कॉस थीटा, भाई ये अपने रास्ते सीधा चला जाएगा, क्यों सा सीधा चला जाएगा, क्यों सीधा चला जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वी में कॉस थीटा वाला जो ये वाला कंपोनेंट ले रहे हैं, वी का ये कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड ये है, इन दोनों में क्या है, पैरेलल है, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे आप, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन मतलब एंगल कौन सा हो रहा है, वी और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री हो रहा है, भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा वी है, वी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, इन दोनों में कितना एंगल हो रहा है, 0 डिग्री, तो ओवरऑल फोर्स क्या आ जाएगा, 0। ये वाला कंपोनेंट कोई फोर्स तुम्हारा एक्सपीरियंस करेगा नहीं, वो अपना सीधा जाने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, लेकिन दूसरा वाला जो कंपोनेंट है जो कि 90 डिग्री हो रहा है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, वो क्या करेगा, गोल घूमने की कोशिश करेगा, तो ये सीधा ये गोल, तो ये क्या बन जाएगा, हेलिक्स ऐसा बन जाएगा, इसे ना सीधा जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, भाई इधर मतलब ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाला इधर आने की कोशिश कर रहा है, ये वाला इधर नहीं आने की कोशिश कर रहा है, तो ना इधर ना इधर, एक इस तरह बन जाएगा, एक हेलिक्स मतलब ऐसे आगे बढ़ेगा, एक स्प्रिंग में आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, एक स्प्रिंग में आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना वी पैरेलल हो गया,
है ना, ये वाला V परपेंडिकुलर हो गया, समझिए। तो एक हेलिक्स जैसा बन जाएगा, और वो जो हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं पिच, और जो सर्कुलर पाथ बना है वो उसका एक रेडियस कहेंगे हम, जो सर्कुलर ये बना है, लूप बना हुआ है, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड पिच विच गिवन बाय द V cos थीटा। V cos थीटा लेंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो इस तरह है ना, ये डायरेक्शन पे ना ऐसे, और ये डायरेक्शन में कौन जा रहा है, V cos थीटा वाला कंपोनेंट जा रहा है, इधर जो जा रहा है कौन जा रहा है, V cos थीटा जा रहा है, तो V cos थीटा इंटू 2πm बाई बी क्यू, नॉर्मल डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V इंटू टाइम होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड मतलब V cos थीटा ले लिया, टाइम हमने निकाला था, क्या निकाला टाइम 2πm बाई बी क्यू, 2πm बाई बी क्यू, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया पिच, यानी दो सर्कुलर पाथ जो सर्कुलर लूप के बीच का डिस्टेंस है, वो ये फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में, आ गई सर। बाकी काइनेटिक एनर्जी मैंने बता दी है डायरेक्ट मोबाइल से। व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, दोनों की मिली भगत होती है। लॉरेंस फोर्स मतलब दोनों की मिली भगत, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक की मिली भगत ही लॉरेंस फोर्स होती है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए particular region where both electric and magnetic field exist is called Lorentz force, and Lorentz force is the resultant of electric and, अब ये रिजल्टेंट तो निकालना ही पड़ेगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर खींच रहा है, तो मारो दोनों का रिजल्टेंट, है ना। तो दोनों को हमें फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में लेना है। वेक्टर फॉर्म का मतलब हमें रिजल्टेंट में लेना है। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q/E होता है। हम फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का QVB होता है, तो Q इन ब्रैकेट V क्रॉस भी डाल दिए, क्योंकि दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, एंगल साइन थीटा चाहिए। तो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों फोर्स को, चाहो तो Q तुम बाहर निकाल सकते हो, या तो ऐसे भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक वेलोसिटी सेलेक्टर और फिल्टर, ठीक है ना। तो कंसीडर ए सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, इन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू द बोथ फील्ड इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, ओके। यहाँ पर देखिए प्लस चार्जेस है, इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, अवे होगी ना, प्लस चार्जेस से अवे होगी, ऐसे होगी। ये ब्लैक वाली फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड, एक क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस इनसाइड है, ठीक है ना। अब अगर तुमने कोई चार्ज Q यहाँ से डाला, प्लस Q ले लें, साइन क्या ज़रूरी होता है, प्लस Q डाला, तो यहाँ प्लस Q लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम प्लस Q क्या करेगी, भाई इधर चलो मेरे साथ, यही बोलती है ना, प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलती है, मेरे साथ चलो, इधर जा रहे इधर चलो, तो ये इधर आएगा, ठीक है ना। इधर एक फोर्स लेगा QV, दैट इज़ QV, देखो ये डायरेक्शन हो गया, ये किसका फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो गया, Q इंटू E, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है, कहाँ डायरेक्शन आया, इधर आया, क्यों इधर आया, कभी प्लस जो चार्जेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी तरफ खींच के ले जाती है, अगर ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले जा रही, एक लग गया Q। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या देख लो ज़रा, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, और Q तुमने ऐसे डाला है, Q तुमने ऐसे डाला है अंदर, अंदर ऐसे डाला है, तो थंब मैं इधर लूँगा, Q मतलब वेलोसिटी की तरफ ऐसे लिया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लग रहा है, अपवर्ड है, तो QV। तो जब एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे QVB यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स बराबर हो जाए, भाई ना तो ये एक दूसरा कैंसिल कर दिया ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर खींच रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रही थी, इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, वो सीधा बाहर निकल जाएगा। सीधा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर, क्यों बाहर निकल जाएगा। हिंदी हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ये बहुत ही दुख की बात है, थोड़ा बहुत हिंदी में भी लिखना चाहिए, है ना। हिंदी हमारी कौन सी लैंग्वेज है, मातृभाषा।
मातृभाषा, ठीक है। तो बाहर निकल जाएगा तब जब इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए किसके, मैग्नेटिक फोर्स के, Magnetic जब force. क्यू ई बराबर हो जाए क्यू वी B के वी, ऐसे बना दो, वेलोसिटी है ना वी बी के, तो इसका क्यू क्यू कट जाएगा और वेलोसिटी को एक रेशियो आ जाएगा ई बाई बी, यहाँ को बी नीचे डिवाइड मिल जाएगा E by B. ई बाई बी, यानी कि अगर ई बी का कोई एक रेशियो है, ये जो रेशियो आएगा ई और बी का वही वेलोसिटी होगी, और ये रेशियो कब आएगा, जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, तो वेलोसिटी चार्ज ई और बी के रेशियो से आएंगे। कुल मिला के ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी जो है चार्ज की स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो ई और बी का रेशियो बताएंगे कि ई बी का रेशियो ही उसकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। जैसे 10 मीटर पर सेकंड से तुमने डाला अंदर, कितने 10 मीटर पर सेकंड से चार्ज जा रहा था, तो 10 मीटर पर सेकंड कब कब हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये 10 मीटर पर सेकंड वी 10 मीटर पर सेकंड कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है, मैग्नेटिक फील्ड 10 है। या फिर ये 10 कब हो सकता है वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 है, मैग्नेटिक फील्ड 20 है, 200 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2000 और मैग्नेटिक फील्ड कितनी 200, तभी तो आंसर 10 आएगा। हाँ तो जब ये इस टाइप का रेशियो है 10 गुना कम, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से 10 गुना कम अगर है, तो वेलोसिटी भी 10 आएगी, है ना। रेशियो ही तो बता रहा है, ई और बी का रेशियो तो वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है चार्ज की, इसका मतलब ई 2500 है, बी 250 है ना। तो तभी तो आएगा, रिड्यूस करोगे तो 10 आंसर है, 10 बाई 1 आंसर आएगा ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तो कहानी थी लॉरेंस फोर्स की, पूरा चेक करिए, समझा दिया क्या डेरिवेशन को छोड़ के। लेकिन भाई न्यूमेरिकल करने तो ये मुझे कराना ज़रूरी था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो ये एक डिवाइस होती है जो कि करंट नापने के काम आती है। तो सर एमीटर का क्या काम है, तो सर एमीटर का क्या काम, ये भी तो करंट के लिए ही होता है। तो एमीटर, जो गैल्वेनोमीटर में अगर छोटे मोटे करंट हैं तो हम गैल्वेनोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। अगर कोई बड़े करंट है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो हम लोग एमीटर फिर यूज़ करते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट है करंट सेंसिटिविटी। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि जैसे करंट आता है प्लस माइनस जो भी है काटा, वो डिफ्लेक्ट करेगा, उसका काटा क्या डिफ्लेक्ट करेगा। अब कितने करंट पे कितना डिफ्लेक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। 1 एम्पेयर पे इतना डिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 एम्पेयर में इतना सही कर पा रहा है, 1 एम्पेयर में इतना सही कर पा रहा है, नहीं सर 1 एम्पेयर में इतना कर रहा है डिफ्लेक्ट, इतना सेंसिटिविटी है इसके अंदर, इतनी सेंसिटिविटी है ना। 1 एम्पेयर में सर इतना ही कर रहा है, 1 एम्पेयर में सर इतना करे दे रहा है, यानी 0.1 एम्पेयर में इतना कितना एक्यूरेट हो जाएगा फिर। यानी करंट सेंसिटिविटी बताती है IS, करंट सेंसिटिविटी क्या बताएगी, डिफ्लेक्शन दैट इज थीटा या फिर फाई, थीटा ले लो, चलो फाई ले लो, थीटा बाई आई पर एम्पेयर। 1 एम्पेयर में कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है, वही क्या होगी उस गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी। हाँ। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, थोड़ा सा तुम नेट पे 3D देख लेना, इसका एक पूरा पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है। 2 मैग्नेट लगे होते हैं थोड़े सर्कुलर वाले, बीच में एक सॉफ्ट कोर एक आयरन होता है। सॉफ्ट कोर आयरन क्यों सर, जिससे कि मैग्नेटाइज ज़्यादा हो जाए, हमेशा सॉफ्ट कोर आयरन क्यों लेते हैं, जल्दी मैग्नेटाइज हो है जाता ना। क्वाइल को जो लपेटते हैं सॉफ्ट कोर आयरन में लपेटते हैं हम लोग, सॉफ्ट थोड़ा रहता है आयरन वो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अच्छी ज़्यादा मैग्नेटाइज होती हैं, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म खैर आप लोग नेट पे देख लेना। सो ये हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, थीटा बाई आई पर एम्पेयर कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी यूनिट होगी भाई थीटा मतलब रेडियन, करंट मतलब एम्पेयर, रेडियन पर एम्पेयर। सिंस म्यू बाई आई इज इक्वल टू 1/g इज इक्वल टू NAB बाई के। व्हाट इज के हियर, अगर इसका पूरा फॉर्मूला देखेंगे, के होता है तुम्हारे स्प्रिंग की कांस्टेंट। भाई ऐसे डिफ्लेक्ट करके तो फिर वही नहीं रह जाएगा, वापस भी तो इसे आना है। वापस कैसे आएगा, जब तुम करंट हटाओगे तो ये काटा वापस जीरो में आना चाहिए। अरे भाई यार ये ऐसे है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये डायरेक्शन दूसरा बताएगा, जो डायरेक्शन में होगा उस हिसाब से माइनस नंबर दे दिया समझा हमने, ठीक है ना। तो ये 0 पे था, करंट तुमने दिया 3 एम्पेयर, समझो 3 पे आ गया, करंट हटा दिया, तो ये इसे वापस कौन लाएगा इस कांटे को, स्प्रिंग कोई एक होगी वही से वापस लाएगी, कोई स्प्रिंग होगी वही तो इसे वापस लाएगी अपनी जगह पे। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और
इसको घुमाएंगे तो भी स्प्रिंग का रोल रहता है, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल, एंड विच इज़ नॉट बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट एज। It makes it. अब ये जो डिफ्लेक्शन है किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट सेंसिटिविटी, जो करंट सेंसिटिविटी है ये किस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। एक तो भाई जैसे मैंने कहा के स्प्रिंग की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करे, स्प्रिंग कितनी अच्छी बनी हुई है, कितना सेंसिटिविटी है स्प्रिंग में, ठीक है ना। और म्यू बाई आई है, तो देयरफॉर द इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी वी शुड इंक्रीज दी करंट, ठीक है ना। फिर एन नंबर ऑफ टर्न विच इज़ नॉट पॉसिबल बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट। भाई नंबर ऑफ टर्न कितने मारोगे तुम चाह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन जल्दी मिल जाएगा। हमें करंट सेंसिटिविटी बताना है। करंट सेंसिटिविटी मतलब होता है कि छोटे से करंट में कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, छोटे से करंट में कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो भाई ये जो पॉइंट है नीचे वाले हैं ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगे गैल्वेनोमीटर में बनाने के लिए। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएंगे? आप बोले नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो सर, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, डिफ्लेक्शन जल्दी मिल जाएगी। तो भाई गैल्वेनोमीटर में कोई हाथी जैसा होना चाहिए, कैसे ले जाओगे? अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कॉइल बना दोगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो वो फिजिकली उतना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो एन को अगर सेंसिटिविटी हमें बदलनी है, मतलब बहुत अच्छा सेंसिटिविटी रखनी है, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल तो है, लेकिन वो है ना हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं हो पाएगा। गैल्वेनोमीटर बहुत भारी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर बहुत भारी हो जाएगा। भाई नंबर ऑफ एन क्यों बढ़ाना चाह रहे थे? जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। अंदर जो गैल्वेनोमीटर का है मैंने कहा था एक अंदर कॉइल होता है, उसके अंदर मतलब एक सॉफ्ट आयरन कोर के साइड में से कॉइल लगे होते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। इससे क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड रहती है तैयार, तभी तो डिफ्लेक्शन कराएगी, ये कांटे को डिफ्लेक्शन कराएगी, ठीक है। अब हम सोचे कांटा है ना बहुत ही हल्के से करंट में डिफ्लेक्ट कर जाए, हम ऐसा चाह रहे हैं। वो जो कांटा है कंपास है वो हल्के से करंट मिल गया। अब हल्के से करंट डिफ्लेक्ट कराना, स्प्रिंग तुम कितनी हल्की लगा दोगे? स्प्रिंग पे ठीक है, चलो स्प्रिंग पे हम डिपेंड कर सकते हैं, चलो स्प्रिंग बहुत अच्छी मैट्रिक लगाओ, टूटे भी ना, बहुत ही हल्की भी हो, जल्दी से डिफ्लेक्ट कर जाए। अगर मोटी स्प्रिंग लगा दोगे तो हल्के फुल्के करंट से स्प्रिंग मुड़ने को तैयार नहीं होगी, स्प्रिंग मुड़ने को तैयार नहीं होगी, भाई मोटे हैं, है ना, तो स्प्रिंग काहे मुड़ेगी? तो कुल मिला के स्प्रिंग पे हम डिपेंड कर सकते हैं के पर, ठीक है। लेकिन एन पर सर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें अंदर, सर कॉइल बढ़ा दें, अरे तो बहुत भारी नहीं बन जाएगा, पॉसिबल नहीं हो रहा। इंक्रीज ए विच इज़ नॉट पर बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट ड्यू टू स्पेस। इंक्रीज एरिया, अगर एरिया बढ़ा दें हम लोग तो ये भी बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे मैग्नेटिक दो मैग्नेट लगे होते हैं उसको बड़ा कर दें मैग्नेट को, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इंक्रीज बी मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज के सो वी यूज़ के को हम घटा दें अगर, ठीक है। अच्छा इंक्रीज बी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएं हम लोग? सवाल वही है कि मैग्नेट लगाएं या कॉइल बढ़ा के लगाएं, कॉइल ज़्यादा करेंगे तो भी बहुत भारी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिक्रीज के को घटा दो, के का क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है सेंसिटिविटी से, के का क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। देखो आई एस का ओपन करके फॉर्मूला लिखोगे तुम तो क्या हो जाएगा? ये एन ए बी बाई के, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, एन ए बी बाई के, ठीक है। तो एन, अब यहाँ पे फैक्टर देखो, एन नंबर ऑफ टर्न जो पॉसिबल नहीं हो, एरिया एरिया बढ़ा दो उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। गैल्वेनोमीटर कितना बड़ा बनाओगे? बी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा तुम्हें कितना अच्छा मैग्नेट तुमने लगाया हुआ अंदर। के को घटा दो तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, के मतलब स्प्रिंग का कांस्टेंट। तो यहाँ पे डिक्रीज को वी यूज़ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, एक पर्टिकुलर मटेरियल है फॉस्फर ब्रॉन्ज इन ए गैल्वेनो बिकॉज इट हैज़ ए वेरी स्मॉल के, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत छोटा सा है, समझ गए? तो इस तरीके से हम करंट की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर तुम्हारा अच्छा काम करेगा, अच्छा गैल्वेनोमीटर बनेगा। बात ये हो रही थी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, भाई जैसे करंट सेंसिटिविटी के लिए है वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी फॉर्मूला वैसे लगाओगे, थीटा बाई क्यू बाई वी, नहीं ये थीटा बाई वी, ठीक है ना, एंगल थीटा कि 1 वोल्ट से कितना क्या हो रहा है, कितना एंगल, कितना थीटा डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ठीक इसी तरह का आप ये रेडियन पर वोल्ट, इसका क्या होगा, यूनिट हो जाएगी,
ठीक है, चलो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक तो यार हम चार्ज भेज रहे थे, क्यू को भेज रहे थे डायरेक्ट, अब हम क्या करें, डायरेक्ट मोटे मोटे वायर को भेजे दे रहे मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम लोग क्या करें, डायरेक्ट मोटे मोटे वायर को भेजे दे रहे मैग्नेटिक फील्ड में। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्यू डायरेक्ट चार्ज डाल रहे थे फील्ड में, अब हम पूरा पूरा वायर डाले दे रहे हैं। तो ये वायर डाला जो कि वायर की लेंथ है एल, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, और हमने जो करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे ले लिया, मतलब एक थीटा तो बन ही गया, एक एंगल तो बन ही गया। तो उसके लिए तब यानी पूरा जब कंडक्टर आपने डाल दिया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तब फॉर्मूला क्या होगा, तब फोर्स भाई इक्वल टू दो ना, एरो क्या क्या मकसद है, फॉर्मूला है पूरा पूरा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई इज करंट इन कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी साइन थीटा, ओके। तो फोर्स बिटवीन, ठीक है, समझ गए ना। तो ये तब ये फॉर्मूला, तब QVB वाला मत लगाना। अगर कोई वायर है, पूरा वायर को हम पूरा वायर ही हिल जाएगा। अब तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे क्यूज हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं इसमें, मतलब QVB लग रहा है, अभी तो करोड़ों चार्जेस हैं, तो वायर हिल सकता है इसमें। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, अगर दो वायर है तुम्हारे पास इस तरीके से पैरेलल, ओके, और दोनों का डायरेक्शन करंट का क्या सेम है दोनों में। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे, उससे मतलब नहीं है, सेम डायरेक्शन है अगर, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव। और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है ना। तो अगर सेम डायरेक्शन पे है, कैसे क्या, ये पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको वायर को रखा, इसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है ना, इसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रहा है। तो आप जब इसका डेरिवेशन करोगे देखोगे, तो फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, भाई ये एरो क्यों डाल रहे हो यार, ये कौन सी नई चीज़ सीख ली आप लोगों ने। फोर्स ऑन वायर वन, जो करंट वन है, किस तरीके से सिंबल दे रहे हो, मतलब क्या है भाई, I1 I2 I1 I2 वायर वन वायर टू। तो फोर्स ऑन वायर वन जो लगेगा, मतलब इस पर अगर तो फोर्स निकालना है तो कैसे लगेगा, म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2πr इंटू एल इंटू, ठीक है। तो आर एल हो गया तुम्हारा इस वायर की लेंथ, ठीक है, और आर जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन टू वायर। तो एल उधर मल्टीप्लाई से हमने यहाँ पर नीचे लेकर आ गए। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पर मीटर कितना फोर्स लग रहा है, एल नीचे लिया है ना, एक्चुअली एल यहाँ ऊपर था मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल बाई 2πr, लेकिन एल को नीचे लिया है। तो ये क्या बता रहे हैं कि फोर्स पर मीटर, वायर के पर मीटर कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। तो यहीं पर सेकेंड वाले सेम फॉर्मूला आ जाएगा, अगर F2 के लिए वही रहेगा ना फॉर्मूला दोनों के लिए भी, तो ठीक है, म्यू I2 डालो या पहले I1 क्योंकि मल्टीप्लाई में, उससे क्या मतलब है, बाई 2πr इंटू एल, या नीचे एल लिया पर मीटर निकाल लो तो इंटू एल, ठीक है। तो दोनों में वही फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो आर क्या है, दो वायर के बीच का डिस्टेंस है, एल क्या है, वायर की लेंथ है। सो टॉर्क, अब देखो समझ में आ गए दोनों फॉर्मूले, ओके। अब मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, तो फॉर्मूले फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई कॉइल को तुमने प्लेस किया एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक कॉइल को, पहले हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन लोग आ रहे थे, पहले हम लेकर आए थे क्यू को, फिर हम लेकर आए पूरे कंडक्टर को, वायर को लेकर आ गए, एक तरीके कंडक्टर को लेकर आ गए पूरा फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए। अब हम लेकर आ रहे हैं पूरा कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड में पहले क्यू को लगाया, फोर्स देखा, वायर पूरा कंडक्टर लेकर तो फोर्स देखा। अब कॉइल लाएंगे, तो कॉइल जब लाएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे टॉर्क, थोड़ा सा फोर्स से आगे जाएंगे
अब इस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। एक अगर पूरा एक लूप है, ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन हो गया वो कॉइल का, जो कॉइल तुमने डाला है, जो कॉइल चाहे वो सर्कुलर में चाहे वो रेक्टेंगल किसी भी फॉर्म में, वो नंबर ऑफ टर्न, मतलब कितने तुमने नंबर ऑफ टर्न कॉइल को रखा है, सोलेनोइड को रख दिया है तो एन मतलब नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा। आई इज फॉर करंट दैट दिस कॉइल इज कैरिंग, ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन साइन थीटा। साइन थीटा जो तुम्हारा बनेगा वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड से बनेगा। देखो ये तुम्हारा कॉइल था, ये तुमने मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है। अब कॉइल तुमने ऐसे रखा, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा, तो इसका इस कॉइल का एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ऐसे आ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कौन क्या एंगल आ गया, देखो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, 0 है, ये 0 डिग्री, तो यहाँ पर तो कुछ भी टॉर्क नहीं लग रहा है क्योंकि साइन 0 क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा भी तुमने, ये देखो रेड वाला तुम्हारा एरिया वेक्टर है, छोड़ दो, एरिया वेक्टर है, अगर तुमने कॉइल को ऐसे रख दिया एरिया वेक्टर भी सरक जाएगा, सरफेस से 90 डिग्री एरिया होता है ना, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, तो साइन 90 तुम्हारा साइन एंगल जो बनेगा बदल जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे आ जाएगा। अब खुद ही सोच रहे मैग्नेटिक फील्ड इसको देखो करके मारेगी ना, रख इस तरीके से, सो एन आई बे साइन एन आई ए बे, बीना याद कर सकते हो तुम लोग इसे, बीना, बी आई एन ए, हाँ वीना वो अलग था, बीना है ये। वो इलेक्ट्रिक करंट, ये बीना है, वो इलेक्ट्रिक करंट में था, ये बीना है, याद हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक टॉर्क के लिए बीना वो फॉर उसके लिए था, करंट के लिए था, इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी, एम क्या होता है तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या भी आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ऑफ ए करंट लूप एवरी डायरेक्टेड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर थीटा 0 डिग्री है बिटवीन बी एंड ए व्हेन द लूप डज नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क दैट विल बी दैट बिकम 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आखिरी हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। हमने गैल्वेनोमीटर तो बहुत सस्ते मध्यम बना दिया था, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, एमीटर, थोड़ा सा रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में उतना हमारा करंट मेजर नहीं हो पा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर बनाएंगे तो हमें एक और एक्स्ट्रा, देखो गैल्वेन में जी लिखा है ना, ये एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इस पर हमने एक्स्ट्रा एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक्स्ट्रा, और भाई ये इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो कुछ करंट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये करंट आया, ठीक है ना, ये 2 वायर में करंट चला गया, एक ये और एक ये गया आई जी, ये गया आई एस। अब आई एस मतलब शंट वाला, शंट, ये रजिस्टर, ठीक है। अब अलग अलग उसमें अलग अलग वो करते हैं, कैपिटल आर भी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये शंट मतलब ये जो रजिस्टेंस लगा है इसको हम शंट बोलते हैं, इस वाले रजिस्टेंस एक्सटर्नल जो लगाया हुआ है, तो आई आर ले लो। आई एस से आई करंट सेंसिटिविटी में कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने आई आर लिखा है कि एक्सटर्नल रजिस्टेंस 2 जगह करंट चला गया, ठीक है, एरो मत दो यार, ये टेक्निकल चीज़ बिल्कुल नहीं है, इक्वल टू फार्मूला है पूरा आपने लिखा। तो आर इज, अगर मैं आर निकालना है इस ये शंट की वैल्यू आर है भाई, ये आर है, अलग अलग बुक में अलग अलग सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल अगर हमें एक एमीटर में एक्सटर्नल रजिस्टेंस जो लगाया है वो अगर हमें लगाना निकालनी वैल्यू, तो उसका क्या फार्मूला बनेगा, आई जी दैट इज करंट इन दिस वायर, इन गैल्वेनोमीटर वाले रजिस्टेंस में, दिस जी इज ऑल्सो रजिस्टेंस, दिस जी इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, आई जी इंटू आर जी मतलब जो रेजिस्टेंस इसमें है आर जी अपॉन आई मतलब मेन करंट माइनस आई जी। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? समझ गया सर। आर का फॉर्मूला क्या होता है, वीर का फॉर्मूला, वीर से आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी बाई। अब आई का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला अगर और तोड़ेंगे तो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर बाई आई, है ना, एक मिनट,
तो वी, यही तो वी तो लिखा है एक तरीके, आर का वैसे हमने किया, वी के लिए हमने क्या डाला, वी के लिए क्या डाला, आई इंटू आर डाला, लेकिन कौन वाला, गैल्वेनोमीटर अपॉन नीचे क्या है, करंट है, तो आई लिखा है, लेकिन आई कौन सा, मेन आई माइनस आई जी, मतलब ये वाला आई, आई माइनस आई जी का मतलब क्या हुआ, आई आर हुआ, इस मेन आई में से ये आई हटा दो तो कौन वाला आई आ गया, आई ये वाला आई आर आ गया, एक्चुअली ये आई आर है, आई माइनस आई जी, ठीक है। अब जिस फॉर्म में आई आर दे दे, आई जी दे, तो वो आई हो जाएगा फिर, तो उस हिसाब से तुम कर सकते हो आगे। तो ठीक, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं 1-2 नंबर के। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर को वोल्टमीटर बनाना है, तो हम सीरीज़ में इस तरह एक आर, जैसे यहाँ पे पैरेलल में एक आर जोड़ा, इसी तरह सीरीज़ में एक आर, तो जी भी एक रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और ये आर एक अलग से रेजिस्टेंस, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी, कौन वाला करंट, जो भाई करंट तो सेम ही रहने वाला है यार यहाँ पर, तो है ना, करंट तो सेम ही रहने वाला है, तो आई जी, चाहे वो आई बोल लो, आई जी बोलो, जो बोलना बोल लो, करंट बदलने वाला नहीं है, माइनस आर जी मतलब रेजिस्टेंस तुम जो लगाया है, कौन सा रेजिस्टेंस, ये वाला है, आई आर जी बोल रहे हैं ना, आर जी, ये वाला रेजिस्टेंस को माइनस करना है, इस वाले आर जी मतलब गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस, ये तो स्टैंडर्ड आर है, स्टैंडर्ड आर के तो फॉर्मूला निकाल ही रहे हैं हम लोग, समझ गए। तो ये हो गया फॉर्मूला गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने का, ठीक है। तो चैप्टर का काफ़ी मतलब फॉर्मूला ही नहीं बताया, काफ़ी हद तक के मैंने रिवीजन भी करा दिया है, ठीक है ना। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की न्यूमेरिकल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर